समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ आ रही बुरी खबरों में एक कार्रवाई और हो गई है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। अब वो शायद चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसके बाद फ़कत सवाल हैं, मसलन ये कि आजम खान अब किसे लड़ाएंगे या भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आजम खान को लेकर जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि उन्हें और उनके बेटे को एक मामले में और 2 साल की सज़ा हो गई है, तो अब आगे उन पर क्या होगा, किस तरह से शिकंजा कसेगा, वो सूरत सामने आ गई है। विधानसभा सचिवालय से वो परवाना जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्वार सीट को रिक्त घोषित किया जाता है, यानी कि अब्दुल्ला आजम अब विधायक नहीं हैं। वहाँ स्वार में उपचुनाव होगा और उपचुनाव कौन लड़ेगा यह भी किसी को पता नहीं है। आजम खान की तरफ से इस पूरे मामले में चुप्पी साध ली गई है। भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने विरोधी हैं आजम खान के, वो इस मसले में अब खूब बोल रहे हैं। पहले ये सुनिए कि इसमें रामपुर के जो नए विधायक हैं आकाश सक्सेना उर्फ हनी, उन्होंने क्या कहा है। नवाब खानदान के काजिम अली खान उर्फ नवेद मियाँ किस तरह खुशी जताते हुए दिख रहे हैं और उनके बेटे हमदा मियाँ ने किस तरह से चुनाव को लेकर ताल ठोक दी है। कल हमने प्रमुख सचिव विधानसभा को ये पत्र लिखा था, जिसमें हमने ये कहा था कि मुरादाबाद MP MLA कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए स्वार विधानसभा की सीट को रिक्त किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज इस सीट को रिक्त किया गया है और अब हमारी मांग है कि यहाँ पर जल्द से जल्द उपचुनाव कराया जाए। ये देखिए, नियम इसमें ये होता है कि अगर निचली कोर्ट से सज़ा होती है तो उसमें 2 साल या 2 साल से अधिक जो सज़ा होती है तो उसमें इमीडिएट सीट को रिक्त करने का प्रावधान होता है। और इसके अलावा बाकी जो कानूनी इसमें और जो चीज़ें होती है उसमें हम अभी राय ले रहे हैं, उसमें बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। कभी भी चुनाव हो हमेशा लड़ने को तैयार है। जो 2008 का ये मामला था, इसके अलावा जो सबसे अगर देखा जाए संगीन जो मामला है वो बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, शत्रु संपत्ति और इस तरीके के बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो पेपर एविडेंस के आधार पर हैं। उसमें भी हमें पूरी उम्मीद है उसमें बहुत जल्द से जल्द सज़ा होगी। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरीके से इन्होंने रामपुर के गरीब मुसलमानों पर, रामपुर के गरीब दलितों पर और रामपुर की भोली भाली जनता पर जो जुल्म किए थे और झूठ के पहाड़ पर जो अपनी राजनीति को खड़ा किया था, आज ताश के पत्तों की तरह पूरी तरीके से बिखर रही है। और हमें आने वाले समय में पूरी उम्मीद है कि रामपुर में बहुत अच्छा एक माहौल की शुरुआत हो चुकी है और आगे बहुत अच्छा माहौल होने वाला है। देखिए, ऐसा है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई किसी भी पोजीशन पे बैठा हो या आम इंसान हो। अगर कोई कानून तोड़ेगा, कोई जुर्म करेगा, उसका आरोप साबित होगा तो उसे सज़ा तो होनी है। ये तो हमारे देश का एक नियम है। और जहाँ तक संविधान की बात रही, जो चुनाव आयोग है वो संविधान का एक हिस्सा है और चुनाव आयोग में कोई अगर फ्रॉड करेगा या उसको धोखा देगा तो उसको भी सज़ा होनी है। तो ये पहली बार तो हुआ नहीं है। इससे पहले कुछ महीने पहले खतौली का उपचुनाव हुआ, वो भी इसी बेसिस पे हुआ था कि वहाँ भी विधायक को 2 साल की सज़ा हुई थी। तो वही ये बेसिस है। सज़ा चाहे किसी भी चीज़ में हो, लेकिन अगर सज़ा होती है तो आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। वो हमारे कानून, हमारे देश का एक नियम है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। अब मियां आगे क्या मौका मिलेगा, तैयारियां क्या? देखिए, अभी तो ये कुछ 1-2 घंटे पहले ये सूचना मिली है। जो भी फैसला आया मुरादाबाद में, जो लोअर कोर्ट का फैसला था, उसको स्टडी किया गया। जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने जो लीगल तरीके से स्टडी किया, उस पर अपना फैसला उन्होंने सुना दिया। अब ऐसा है कि अब चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाएगा कि उपचुनाव कब होना है, कैसे होना है। उसके बाद जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो फिर अपनी अपनी रणनीति तैयार करेंगे, हर सारी बारीकियों को देखते हुए। मेरे पूरी कोशिश रहेगी कि स्वार का जो विधायक हो, आने वाला भविष्य में जो भी विधायक हो, वो भी हमारे मुख्यमंत्री को मिले। तो मियां, जिस तरीके से समाजवादी का कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल सुपड़ा साफ होता जा रहा है रामपुर में। हाँ, वो तो है ही भाई। उनका जब नेता ही गलत है, जब जब अखिलेश यादव जी ने रामपुर की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी जिससे पार्टी का बेड़ा गर्क होगा, तो उसका नतीजा तो सामने आना ही है। और वो उस व्यक्ति का ये मानना है कि जो भी पोस्ट हों, जो भी विधायक हों, जो भी सांसद हों, उसी के परिवार में रहें, उसके अलावा कोई आगे बढ़ ही नहीं सके। तो ये तो होना ही है। और एक पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए।
को आज़म किसी मुख्यमंत्री को, किसी राज्य सरकार को, किसी नेता को, किसी बाहर के व्यक्ति को इल्ज़ाम नहीं डाल सकता है। उसकी राजनीतिक लंका उसके अपने बेटे ने ढाई है, किसी बाहर वाले ने नहीं। जब बेटा हमेशा अपने बाप के असूलों पे चलता है, जब बाप के असूल ही फ्रॉड और धोखाधड़ी वाले हैं, तो बेटा तो वही करेगा। तो आज उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। ये तो होना ही था। ये 2024 का चुनाव जो करीब है, काफ़ी जोर का झटका लगा इन्हें, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए 24 तो अभी बहुत दूर है, अभी तो 23 ही शुरू हुई है और 23 में तो कई झटके लगने वाले हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि इस साल का पहला झटका है। 22 में तो कई झटके लग गए, लेकिन अब 2023 का ये पहला झटका है। इसके बाद एक और झटका लगने वाला है। जिस तरीके से रामपुर में केवल एक ही समाजवादी की सीट रह गई, क्या वो भी खतरे में है? वो भी खतरे में, उसके ऊपर भी 24 मुकदमे, वो भी तो आरोपी है। कोई भी एक आरोप साबित हो जाए जो विधानसभा की किसी रद्द करने के नियम में आता है, उसका भी वही अंजाम होना है। ये बहुत एक ऐतिहासिक दिन है और न्याय मिला है, सच की जीत हुई है और अभी तो जो बाकी मुकदमे हैं उनमें भी सज़ा मिलेगी। और मैं मानता हूँ पब्लिक के लिए सबसे अच्छा हुआ है, क्योंकि जो आदमी जिसको पब्लिक ने चुना वो मुड़ के एक आध बार गया होगा, क्षेत्र गया होगा, वरना गया ही नहीं है। और मैं मानता हूँ कि पब्लिक ने फिर भी मुझे काफ़ी मेरा साथ दिया, क्योंकि जो वोट मुझे प्राप्त हुए थे 2022 के आम चुनाव में, वो पिछले मेरे ख्याल से 10 से 15 सालों में किसी भी प्रत्याशी को, भाजपा के प्रत्याशी को इतने वोट नहीं मिले थे जो पब्लिक ने मुझे दिए थे। देखिए 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम फिर आपसे कहेंगे। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से मेरा जो मानना है, अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, 80 की 80 सीटें भाजपा को मिलनी चाहिए। अब देखिए मेरी तो तैयारी लगातार चलती आ रही है। जो मुझे वोट मिले थे वो भी पार्टी के सामने है। इससे पहले जो प्रत्याशी रहे उन्होंने कभी 50,000 पार नहीं किए हैं और मुझे फिर भी काफ़ी अच्छे वोट मिले। अब बाकी पार्टी का जो आदेश होगा, जो पार्टी चाहेगी उस आदेश के अनुसार हम काम करेंगे। अब देखिए हम तो पूरी लड़ाई लड़ी रहे हैं, चाहे इलेक्शन पिटीशन को लेके हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र में हो, हर जगह हमने ही लड़ाई लड़ी है आजम के और आजम के परिवार के खिलाफ। और अब से नहीं, पहले से जब सपा सरकार थी तो हमारे अलावा, हमारे परिवार के अलावा किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी है। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि पार्टी से मुझे पूरी उम्मीद भी है, भरोसा भी है, और बाकी पार्टी का जो आदेश रहेगा उस आदेश अनुसार मैं काम करूँगा। समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम साहब की जो सदस्यता थी उसको रद्द करवाने में आखिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सफल रही। मुबारकबाद योगी जी, ऐसा करिए कि आपको विपक्ष की कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो पूरा जो सदन है, पूरा जो विपक्ष है, इसकी सदस्यता आप रद्द कर दीजिए। अकेले सदन में बैठिए, अकेले राजनीतिक दुश्मनियां आप निभाइए। और राजनीतिक दुश्मनियां आप तब निभा रहे हैं जब आपके ऊपर जितनी भी गंभीर धाराएं थीं, आदरणीय केशव मौर्य जी के ऊपर जितनी भी गंभीर धाराएं थीं, आपकी सरकार नहीं होती तो वो केस वापस भी नहीं होते। खुद तो आप केस वापस लेते हैं और विपक्ष के एक नौजवान विधायक, जो कि हमारी सदन की शान है, वो आपको देखा नहीं गया। आप चाहते हैं कि सदन में कोई आवाज ना हो, आप चाहते हैं कि सदन में आपके खिलाफ कोई बात ना उठे, जेलों में आप ठूस देना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि विपक्ष आपको जेलों में पसंद है, तो भविष्य की समाजवादी पार्टी जेल भरने के लिए, भविष्य की समाजवादी पार्टी के कितने नेताओं पे आप एनएसए लगाओगे? जिस दिन समाजवादी पार्टी की हमारी लीडरशिप ने तय कर लिया, जेलें योगी जी आपके लिए कम पड़ जाएंगे। बहरहाल ये साफ है कि ये आज़म खां के लिए मुश्किल घड़ी है। ये तय करना भी उनके लिए मुश्किल होगा। स्वार सीट पर जब उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो परिवार में किसे लड़ाएंगे। मुश्किल ये है कि जिस तरह से उनके परिवार में अब उनके बड़े बेटे और बहू बची हैं, बहू को वो पहले ही चुनाव लड़ाने से इनकार कर चुके हैं जब रामपुर में उपचुनाव हो रहा था विधानसभा का, और उनके बड़े बेटे की बहू ताल ठोक रही थी। तब ये साफ कर दिया था आज़म खां ने, वो अपनी बहू को मैदान में नहीं लाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि उनके लिए ये मुश्किल हालात हैं, क्योंकि अब्दुल्ला आज़म की अभी शादी नहीं हुई है। ऐसे में उनके परिवार से कौन आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। आएगा भी या नहीं आएगा ये भी कुछ पता नहीं है। बहरहाल जब आयोग उपचुनाव घोषित करेगा स्वार में, तो सबकी नज़रें आज़म खां पर होंगी कि वो उस चुनाव में अब किसे लड़ाएंगे।